राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज हम जो आपको कहानी सुनाएंगे वो कहानी एक सत्य घटना पर आधारित एक कहानी है। और ये कि सत्य घटना ही है कि वो जिन्न था या कोई स्त्री थी। और इस प्रकार की कहानियाँ अक्सर लोगों को अनुभव में आती रहती है। तो इसलिए आज एक ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। इस वीडियो को आप पूरी देखना और ध्यान से सुनना, तो कहानी आपको समझ आएगी। देखिए, जिस व्यक्ति ने ये कहानी सुनाई है उसी की ज़बानी आप सुनिए। जब से फैक्ट्री में मेरी दूसरी पत्नी पाली की जो शिफ्ट थी, वो ड्यूटी लग गई थी उसकी, कि क्योंकि फैक्ट्री में तो कई पाली चलती है ना, कि फर्स्ट पाली, सेकंड पाली, तो उसकी सेकंड में चल गई और वो रात्रि में हो गई। और तब से क्या हुआ कि रात्रि में घर आने जाने में काफ़ी देर हो जाया करती थी। ऑफिस से घर की दूरी यही करीब 1 किलोमीटर की रही होगी। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, रात में घर आने जाने के क्रम में रास्ते में पड़ने वाली सुनसान और जो संकरी जो गलियां थी, उनसे होते हुए घर जल्दी तो पहुंच सकता था, पर उन्हें पकड़ना मैं पसंद नहीं करता था। क्योंकि एक तो वहाँ घात लगाकर बैठे चोर उचक्कों का खतरा रहता, तो दूसरी तरफ कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकते थे, और उधर जिनसे मुझे बहुत डर लगता था। इसलिए हमेशा पक्की सड़क वाली मुख्य मार्ग से ही मैं घर लौटा करता था। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी, मानो जोरों की बारिश होने वाली हो। रात के 12 बजने को आए थे, बच्चे भी सो गए होंगे। अब जो पत्नी थी निर्मला, वो मेरे बिना खाना नहीं खाती थी। खाली पेट वो भी मेरी राह देखती होगी। यही सब सोचते और टिफ़िन बॉक्स हाथ में लटकाए मैं तेज कदमों से घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद आज उस संकरी और कच्ची गली की राह ले लिया, ताकि जल्दी से घर पहुंच सकूं। इतनी रात और ऊपर से ये सुनसान और संकरी गली, मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि कुत्ते सतर्क होते देखने लगे थे, मानो कि कोई अनजाना या अनचाहा मेहमान चला आ रहा हो उनकी तरफ। वैसे मनुष्य हों या ये कुत्ते, बिन बुलाए मेहमान किसी को भी पसंद नहीं आते। अपने इलाके में रात में आने जाने वाले हर एक इंसान की पहचान रखते हैं ये जानवर। किसी तरह मैं डर डर के आगे बढ़ता रहा। अब चोरों का ख्याल मन में आते ही शादी में मिली वो कलाई पर जो घड़ी थी बंधी हुई थी, उसे खोल करके जेब में वो डाल ली। सासू माँ की अमानत, वो घड़ी में उनकी आन बान और शान थी उस वक्त की, और जिसका कुशल समेक्ष वो अक्सर मुझसे पूछ लिया करती थी। सुनहरे रंग की उस घड़ी की उच्च गुणवत्ता से सभी को परिचित कराने में मैं गौरव महसूस करता, और उनके चेहरे जो थे पर वो जो चमक थी वो बनती थी, मेरे भी चेहरे पर बनती थी। तो मेरी जो पूजनीय सासू माँ के मन को तनिक भी ठेस ना पहुँचे, इस बात का मैंने ध्यान रखा। इधर गली में भीतर की ओर बढ़ने पर अब वो और थोड़ी छोटी संकरी सी हो चली थी। 2 से 3 आदमी एक साथ आ जाएं तो आगे पीछे होकर के चलना पड़ा। फिर सड़क कच्ची भी थी और कहीं कहीं टूटी फूटी, वो अलग थी। बड़े धैर्यवान होंगे इस गली के निवासी, जो इन रास्तों से रोज आते जाते होंगे। मैं महसूस कर रहा था कि 2 चीज़ें इस वक्त तेजी से मेरे दिमाग में चल रही थी। एक तो बिना सिर पैर की बातें, और दूजे गली में बढ़ते मेरे कदम। अब थोड़ा चलने के बाद एक मोड़ आया, जहां एक मस्जिद पड़ती थी। मस्जिद के ऊपर बड़े बड़े भोंपू वाले लाउड स्पीकर के अलावा कुछ अंधियारे में और कुछ भी देखने में मैं थोड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे वहाँ पर, कि वहाँ पर एक भीनी भीनी सी खुशबू फैली थी वहाँ। साथ ही ठंड भी थोड़ी थोड़ी बढ़ चुकी थी। अपनी धुन में मैं अपने रास्ते की तरफ बढ़ता रहा। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी।
अभी तक तो कोई नहीं था मेरे अलावा यहाँ पे आसपास। एकाएक ये किधर से आ गया? कौन है ये? कोई कुत्ता है, कोई चोर है, या फिर कोई मेरा भ्रम है? अब डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं लुटना नहीं चाहता था और ना ही किसी प्रकार का ऐसा ख्याल मन में भी लाना चाहता था। और इसी संशय से मेरे कदम और तेज होने लगे, पर कदमों की वो आहट अभी भी मेरा पीछा कर रही थी। अभी तक डरावनी होती ये जो अंधेरी गली थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। थोड़ा और समय लगता इसे पार करने में, पर अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बड़ी हिम्मत करके पलट करके देख लिया, तो क्या देखता हूँ कि सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक स्त्री थी, जो तेज कदमों से मेरी तरफ जो है वो बढ़ी चली आ रही थी। अब अपनी तरफ आती हुई उस स्त्री को देख करके मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो वह भी तेजी से इस सुनसान अंधेरी गली को पार करना चाह रही हो। सफ़ेद साड़ी में लिपटी होने के कारण उसे अंधेरे में भी देख पाना आसान था। अब मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ और शांत मन से आगे बढ़ता रहा। तभी महसूस हुआ कि जैसे कि वो स्त्री बिल्कुल मेरे पीछे आकर के खड़ी हो गई हो और मुझे आवाज़ दे रही हो, थोड़ा रुकिए। मैं पीछे पलटा। सच में वो कुछ कहना चाह रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर अजीब सा तेज, जैसे कोई अप्सरा हो। सफ़ेद साड़ी में खड़ी वो स्त्री अंधेरे को चीरती हुई अपनी एकमात्र जो उपस्थिति थी उसको वो दर्ज करा रही थी। मैंने पूछ लिया, जी कहिए क्या बात है? जवाब में उस स्त्री ने निवेदन किया कि कृपया साथ साथ चलिए, अंधेरा होने की वजह से मुझे डर लग रहा है। तब पता चला कि हम दोनों की हालत एक जैसी ही थी। मैंने भी सहमति में अपना सिर हिला दिया। अब हम दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगे। इतनी रात गए इस सुनसान गली में, वो भी अकेले घर से बाहर निकलने का कारण मैंने उस स्त्री से जानना चाहा, परंतु उसका कोई उत्तर मुझे नहीं मिला। फिर मैंने चुपचाप रहने में ही अपनी भलाई समझी। अब कुछ पल के बाद जवाब आया कि मेरा घर पीछे मोड़ पर ही है, किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ा। आप भले आदमी लगे, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे हो ली। और किसी अनजान पर इतनी रात में भरोसा करने की बात सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा मुझे, पर कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ता है, मैं समझ सकता था। और हम लोग एक साथ आगे बढ़ते रहे। तभी उस स्त्री ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके हाथों में एक चमकती हुई अंगूठी थी। ये क्या? मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। आप इसे पहन लीजिए, यह आपके काम आएगा, आपको डर भय से ऊपर ले जाएगा और बुरी ताकतों से भी बचाएगा, उस स्त्री ने जवाब दिया। उसे साफ इनकार करते हुए मैंने खुद को उस अंगूठी से दूर किया और थोड़ा पीछे खिसक गया। देखिए, ऐसा है कि मैं इन सब दिक्यानुसी बातों में यकीन नहीं करता, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे मुझसे दूर रखें। मैंने बेरुखी पूर्ण जवाब दे करके उस अंगूठी को लेने से साफ इनकार कर दिया। पर एक बात गौर करने लायक थी कि मेरे इतनी बेरुखी भरे रवैये के बाद भी वह स्त्री तनिक भी विचलित नहीं हुई और बिल्कुल शांतचित्त होकर के खड़ी रही। उसके साथ किए गए व्यवहार पर मुझे भीतर आत्मग्लानि महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे पता था कि मैंने जो भी किया वो सही किया। गली भी अब ख़त्म होने वाली थी और पक्की सड़क में मैं अपने जो सामने थी उसको मैं देख सकता था। तभी वो स्त्री रुकी और मुझसे आगे बढ़ते रहने के लिए उसने कहा कि कुछ ज़रूरी सामान मैं घर पर भूल गई हूँ, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। स्त्री ने मुझसे कहा और वो वापस गली के भीतर ही लौटने लगी। उसके बाद उसके साथ चल कर के मैंने उसे घर तक छोड़ने की बात कही कि मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, लेकिन उसने बड़ी विनम्रता से ही उसने मना कर दिया। तब एक दूसरे से विदा लेकर के हम दोनों अपने अपने स्थान की तरफ बढ़ गए। घर आकर मैंने हाथ मुँह धोया। पूरा बदन दर्द से दुख रहा था और शायद हल्का बुखार भी था। मेरे कदमों की आहट से निर्मला भी जाग चुकी थी। मुझे खाना खाने के लिए पूछा तो मैंने मना कर दिया।
और उसे खाने को बोल करके कि तुम खाना खा लो, और मैं अपने जो बिस्तर था उस पर सोने के लिए मैं चला गया। अब अगले दिन सुबह उठ करके अपनी जो दिनचर्या थी वो शुरू हुई। तड़के तड़के सुबह उठ करके सुबह का व्यायाम, नहा धोकर बेटे को स्कूल पहुंचाना, फिर खुद नाश्ता करके फैक्ट्री के लिए निकल जाना। फैक्ट्री में काम का दबाव होने की वजह से कब सुबह से ही दोपहर हो गया ये पता ही नहीं चला। लंच टाइम हो चुका था और मेरे जो साथी थे मुझे खाना खाने के लिए उन्होंने कहा। फिर आपस में बातचीत हम लोग करते हुए और खाना ख़त्म करने लगे। बातचीत के क्रम में ही सामने वाले की अंगूठी देख करके बीती रात की सारी घटना आंखों के सामने तैरने लगी, जिसकी चर्चा मैंने अपने साथियों से कर दी। बस फिर क्या था, सबको खिंचाई करने का जैसे बहाना मिल गया हो। तुम इतने स्मार्ट हो ही, तुमसे सगाई करना चाहती होगी, गिफ्ट समझकर रख लेते, तरह तरह की बातें वो करने लगे। जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म करके मैं वहाँ से खिसक कर और अपने काम में लीन हो गया। पर मन में सहकर्मियों की जो कहीं उल जलूल बातें थी वो चल रही थी। यही नहीं, वो बातें सही प्रतीत होने की गलत फहमी भी हो रही थी कि कहीं सच में मैं उसे पसंद तो नहीं आ गया, इसलिए उसने अपनी अंगूठी मेरी तरफ बढ़ाई होगी और मैं अपने काम में फिर व्यस्त हो गया। अब जो दैनिक उत्पादन का जो दबाव था वो ज़्यादा होने के कारण आज भी रात के 12 बज गए और आज साथ में ही एक सहकर्मी भी था जो घर वापसी में मेरे साथ हो लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद वो अपने घर की तरफ मुड़ गया और मेरे सामने फिर से वही संकरी गली थी। मैं उधेड़ बुन में था कि क्या करूं क्या ना करूं, पता नहीं क्यों, पर फिर से उस गली की तरफ ही मैं उसमें घुस गया, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो या मैं खुद से जाना चाहता था। ऐसा कुछ भी हो सकता था। साथ में टिफिन बॉक्स लिए मेरे उत्सुक कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। पर आज एक अजीब बात थी, गली में एक भी कुत्ता नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ गए सब? एक दिन में इतने परिचित हो गए कि ये बेजुबान जानवर मुझसे। अब मस्जिद वाले मोड़ से मैं घूमा और थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से आवाज़ आई, जनाब ज़रा ठहरिए। मैं ठिठक कर रुका, पलट कर देखा तो लहराते हुए सुनहरे बालों वाली वह स्त्री थी जो पिछली रात मिली थी। ललाट पर एक लंबी सी बिंदी लगाए और चेहरे पर तेज लिए काली साड़ी में वो मस्जिद के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतने अंधेरे में भी एक अजीब सा प्रकाश था उसके चारों तरफ और चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण। आज भी आपकी मदद चाहिए मुझे, मिलेगी? उस स्त्री ने पहेली भरी मुस्कान के साथ पूछा। मैं हाँ बोलूं या ना, कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी हामी में मैंने सिर हिला दिया और वो मेरे साथ चल पड़ी। आज चुप नहीं थी, वो बोले ही जा रही थी, जैसे मेरे आने का ही इंतजार कर रही हो कि क्या क्या बताना है और क्या पूछना है। मानो उसने सब कुछ पहले से ही सोच रखा हो। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, घर पर कौन कौन है, मेरी पसंद नापसंद वगैरह वगैरह टाइप के सवालों के तीर एक एक करके वो मेरी तरफ चलाती जा रही थी। उसके ना ख़त्म होने वाले सवालों की पोटली को भरते हुए मैं कदम से कदम मिलाए आगे बढ़ रहा था। इतनी रात गए अकेले घर से बाहर निकलती हो, किसी को साथ लेकर निकलना चाहिए, मैंने उस स्त्री से कहा। फिर उसकी तरफ देख उससे सवाल किया कि आप कहाँ रहती हो, घर पर कौन कौन है। उसने हंसकर केवल यही कहा कि क्या करिएगा जानकर, बस जब मिलना हो इस वक्त इस गली में गुजरना, मैं दिख जाऊंगी, और ठहाके लगा करके हंसने लगी। इस तरह के जवाब की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा सुनकर मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। बातें करते हुए हम दोनों आगे बढ़ते रहे। तभी उसने अपने कंधे पर लटकाए थैले में हाथ डाल करके कुछ निकाला। अपनी मुट्ठी में उसने कुछ छिपा रखा था। कुछ तो था उसमें, क्या था पता नहीं। उसकी इस हरकत को मैं समझ नहीं पाया
और तभी उसने मुझसे मेरा हाथ आगे बढ़ाने को कहा। उसकी बंद मुट्ठी की तरफ देखकर मैंने प्रश्न किया कि क्या है इसमें। मुस्कुराकर वो मुझसे मेरा हाथ आगे करने के लिए जिद करती रही। जब उसने अपनी बंद मुट्ठी न खोली तो मैंने भी साफ साफ इनकार करते हुए कहा कि हम लोग कितना जानते हैं एक दूसरे को, और ऐसे ही किसी अनजान से बंद मुट्ठी से मैं कुछ नहीं ले सकता। जब तक मैं नहीं माना तो वो लास्ट में उसने अपनी मुट्ठी खोल दी। उसकी हथेली में वो चमकती हुई एक अंगूठी थी जिसे उसने पिछली रात में मुझे पहनाने का एक असफल प्रयास किया था। बाद में मैंने उसे समझाया कि अगर आप दिन में ये देती तो मैं शायद लेने के लिए सोचता भी, पर इतनी रात गए और ऊपर से ये अंगूठी देखने में बहुत कीमती लगती है, इसलिए आप मुझे माफ़ करें, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता। मेरा नाम जवाब सुनकर उस स्त्री की आंखें तंज हो गई। अजीब तरीके से घूरती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा कि मैं आपकी पूरी ज़िंदगी खुशहाल बनाना चाहती हूँ और आप हो कि अपनी अभावपूर्ण ज़िंदगी से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे। आप इस अंगूठी को एक बार पहनकर तो देखो, आपको एक नई और अलग ही दुनिया दिखेगी। सारे दुख तकलीफ़ों से ऊपर, अपनी तीखी होती आवाज़ से उसने कहा। पर मैं अपनी ही बातों पर अड़िग रहा और उसकी एक भी बात या मानने को मैं तैयार नहीं हुआ। ऐसा करते करते हम दोनों गली के आखिरी छोर पर पहुंच गए। अचानक वो स्त्री बिल्कुल एक जगह स्थिर हो गई, पर मुझे आगे बढ़ते रहने को कहकर खुद वापस अपने घर लौटने के लिए मुड़ गई। क्या हुआ, आप वापस क्यों जा रही हो? मैंने प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का बिना कोई उत्तर दिए वो लौटने लगी। उसका ऐसा रवैया मुझे बड़ा ही विचित्र लगा कि जब उसे कहीं जाना ही नहीं था तो आखिर क्यों मेरे साथ गली के इस छोर तक वो आई। हाँ, लौटते वक्त मुझे केवल एक बात कह गई कि जब कभी मिलना हो या यह अंगूठी चाहिए तो इस गली से गुजरना, मैं आपको मिल जाऊंगी। मैं कुछ नहीं बोला और तेजी से उस गली से बाहर निकल करके मुख्य जो सड़क थी उस पर मैं आ गया। बाहर स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी में समूचा जो सड़क थी वो नहाई हुई थी। रात के सन्नाटे में उस सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिख रहे थे, पर मैं अब थोड़ा राहत महसूस करने लगा था। जो कुछ भी घटित हुआ उसे लेकर मन में सौ सौ सवाल उठ रहे थे। उस स्त्री ने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा क्या है उस अंगूठी में जो मुझे पहनाने के लिए वो इतनी आतुर है? आखिर हर बार इस गली के आखिरी छोर तक आकर के वो वापस लौट क्यों जाती है? यही सब सोचते विचारते कब घर के दरवाजे पर आ गया पता ही नहीं लगा। पर आज फिर से मुझे तेज बुखार था। निर्मला से दवाई मांगी और खाट बिछा करके मैं लेट गया। निर्मला ने दवाई खाने के लिए मुझे आवाज़ लगाई, खाना खाने के लिए, तो मैंने मना कर दिया। वो सिराने आकर बैठी और सिर को छूते हुए मुझसे पूछा, 2 दिन से आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कल चलकर डॉक्टर से दिखा लीजिए। मैंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन हाँ में सिर हिला दिया। मुझे थका हुआ देखकर उसने भी मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। अगली सुबह उठा तो मेरा सिर भारी था, इसलिए खाट पर ही मैं लेटा रहा और बच्चों को आज स्कूल भी नहीं पहुंचा पाया। निर्मला को ही उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए जाना पड़ा। फिर फटाफट रसोई के काम निपटा कर वो मेरे पास आकर बैठी और मुझसे पूछा कि कुछ बात है क्या, इतना चिंतित क्यों लग रहे हैं? पिछली 2 रातों से आपको परेशान देख रही हूँ। तब मैंने बीती 2 रातों की से जो गली में जो घटना घटित हो रही थी उसके बारे में उसे बताया। मेरी बात सुनकर निर्मला जो थी वो गंभीर हो गई और उसने गंभीरता को भीतर ही छिपाते हुए मुझे चिंता न करने को कहा और अपने घर के कार्य में वो लग गई। मैं अपनी आंखें मूंद करके खाट पर ही लेटा रहा। थोड़ी देर बाद निर्मला ने आवाज़ लगाते हुए कहा कि नहा धोकर तैयार हो जाइए, घर पर किसी को बुलाया है। किसे? मेरे पूछने पर उधर से आवाज़ आई, जब आएंगे तो खुद देख लेना,
1 घंटे बाद दरवाजे पर पुरोहित जी की दस्तक हुई। चरण स्पर्श कर उन्हें आदरपूर्वक घर के भीतर बैठने को आसन दिया। मैंने गौर किया कि पुरोहित जी की नज़र मुझ पर ही टिकी थी। वो बड़े ध्यान से मुझे घूर रहे थे। पहले तो निर्मला ने पुरोहित जी को जलपान कराया, फिर मेरी तरफ देख इशारे से उन्हें कुछ बताने की कोशिश की, पर पुरोहित जी ने हाथ दिखाकर निर्मला को शांत रहने का इशारा किया और मेरे सर पर हाथ रखकर अपनी आंख मूंद ली। फिर पिछली 2 रातों से मेरे साथ घटित सारी बातों के बारे में विस्तार से पूछा। मैंने भी बाल की खाल की तरह तह तह कर जाकर के उन्हें सारी बात बताई। पुरोहित जी के चेहरे पर तनाव और साफ साफ दिखाई दे सकता था। उन्होंने अपने थैले से थोड़ा सा भभूत निकाला और मेरे मस्तक पर मल दिया। वहीं बैठी निर्मला यह सब बहुत ध्यान से देख रही थी। तुम्हारी मुलाकात एक जिन्न से हुई है, पुरोहित जी ने बताया। और जब उन्होंने ये बात कही तो थोड़ी देर के लिए एकदम वहां पर सन्नाटा हो गया। गली का आखिरी छोर ही उसका लास्ट अंतिम दायरा है, इसलिए वो उससे आगे नहीं बढ़ पाई। हवा में फैली वो भीनी खुशबू या अचानक से ठंड का एहसास और कुछ नहीं, उस जिन्न की उपस्थिति का प्रमाण था। अपनी अंगूठी के माध्यम से वो तुम्हें उस परलौकिक दुनिया में लेकर के जाना चाहती थी। अगर भूल से भी तुमने वो अंगूठी पहन ली होती तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाता, पुरोहित जी ने गंभीर होते हुए बताया। उसकी बातें सुनकर के मैं भीतर तक कांप गया। निर्मला ने मेरा हाथ थामकर मुझे शांत किया। पुरोहित जी ने बताया कि अब भयभीत होने वाली कोई बात नहीं, खतरा टल गया है। पर हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखने कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात्रि में भूल कर भी उस गली में कदम मत रखना। अभी भी उस जिन्न ने तुम्हें अपनी सुंदरता और प्यार के आकर्षण से मात्र अंगूठी के सहारे अपने साथ ले जाने का प्रयास किया है। बड़े खुशकिस्मत निकले कि तुम उस गली के आखिरी छोर यानी जहां उसका दायरा खत्म होता है वहां पहुंच गए। इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। पुरोहित जी की बातें सुन मैंने उसको टोह करके पूछा फिर, पर पुरोहित जी उस गली में तो इतने सारे लोग रहते हैं, उन सब का क्या? प्रश्न सुनकर पुरोहित जी मुस्कुराए और मेरी तरफ देखते हुए कहा कि अच्छा ये बताओ, क्या तुमने उस गली में उस स्त्री के सिवा किसी इंसान को देखा था? फिर अपने प्रश्न का खुद ही जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं ना। पता है क्यों? क्योंकि उस गली में रहने वाले लोगों को इस बात की जानकारी पहले से ही है, जिसकी वजह से रात्रि में कोई नहीं निकलता सिवाय कुत्तों के। पुरोहित जी को बीच में रोकते हुए मैंने कौतूहलवश उनसे प्रश्न किया कि पुरोहित जी, एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। पहले दिन जब मैंने उस गली में प्रवेश किया तो ढेर सारे कुत्ते मुझ पर भौंक रहे थे, पर अगले दिन जब मैं उस गली में घुसा तो कुत्तों का नामो निशान भी नहीं था। तो क्या वो सब उस स्त्री का भ्रमजाल? कहते कहते मैं चुप हो गया। तुमने सही समझा, वह उस स्त्री यानी कि जिन्न का ही भ्रमजाल था। जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं, वह किसी पर भी अपना प्रभाव आसानी से छोड़ सकते हैं और बड़ी आसानी से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तुम भाग्यशाली हो कि उसके चंगुल से बच निकले, पुरोहित जी ने बताया। और हो सके तो कुछ दिन के लिए अपनी शिफ्ट ड्यूटी सुबह की लगवा लो ताकि शाम होने से पहले घर लौट सको, पुरोहित जी ने हिदायत देते हुए कहा। फिर पुरोहित जी ने अपने थैले में हाथ डालकर कुछ निकाला, पर इस बार वो अंगूठी नहीं थी, एक ताबीज थी। उस पर मंत्र फूंक करके उन्होंने उसे मेरी तरफ बढ़ाया। इस बार मैंने उन्हें मना नहीं किया, बल्कि अपनी बाह आगे बढ़ा दी। उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ उस ताबीज को मेरी बाजू पर बांधते हुए कहा कि इसे हमेशा बांधे रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए उतारना मत। फिर हम पति पत्नी को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर के पुरोहित जी चले गए। मैं ठहरा पढ़ा लिखा और ऊपर से शहर में रहने वाला इंसान, जिन्न या भूत प्रेत जैसी बातों तक पर मैंने आज तक कभी यकीन नहीं किया। जैसा कि मैंने गली में मिली उस स्त्री या
तथाकथित जिन्न को भी बताया था कि मैं किसी भी दिक्या ने सुनी बातों पर मैं यकीन नहीं करता। मेरा दिमाग पुरोहित जी के द्वारा कही गई बातों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था। पर उस गली में मैंने जो अनुभव किया वो सामान्य तो नहीं कहा जा सकता। उस दृश्य को देखने का नज़रिया हर किसी का अलग अलग होता है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से परिस्थिति का आकलन करता है। ये जरूरी भी नहीं कि वो आकलन हर बार सच्चाई से मेल खाता हो। अब क्या सच है क्या झूठ, ये तो मैं नहीं जानता था और ना ही पुरोहित जी। यह तो सिर्फ ईश्वर को ही पता है या फिर उस स्त्री को। पर एक बात तो था कि पुरोहित जी के तर्क भरे उत्तर से उस गली में घटी सिलसिलेवार घटनाओं और उस स्त्री के बारे में मेरे मन मस्तिष्क में जो है ढेरों सवाल उठ रहे थे, अब उस पर विराम चिन्ह लग चुका था। हालांकि पुरोहित जी की बातें सुनकर मैं बहुत डरा हुआ था, जिसकी वजह से भूल कर भी अब उस गली में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। आज उस घटना को लगभग 10 साल होने को हैं। उस गली के पास मैं अनेकों बार गुजरता हूँ, पर आज भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मन मस्तिष्क में बस एक ही सवाल घूमता है कि क्या सच में वो स्त्री थी या फिर कोई जिन्न था। तो देखिए, इस प्रकार की घटनाएं व्यक्ति के साथ होती रहती हैं और ये एक सत्य घटना है, ये बयान की है। इस घटना को सुन करके बहुत से लोगों के मन में बहुत कुछ सवाल पैदा होते हैं। खैर, आप इसको कहानी समझिए और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली कहानी लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।